बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर ग्रेट स्कैट बाय टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टिस के बारे में। एक बहुत बड़ा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। अगर हम इसमें जाना चाहते हैं वाया सीयूटी पीजी के थ्रू तो उसके लिए हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए और उसी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और खासतौर पे आज के सेशन में हमारा फोकस रहेगा कि कैसे हम अपने क्यूए को अप्रोच करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो भी आप बोलना चाहें, हम इसे सिंपली क्वांट्स बोलेंगे, ठीक है, सरल भाषा में हम इसे क्वांट्स बोलेंगे। और हमें इसमें कैसे अप्रोच करना है इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर क्वांट्स का लेवल क्या होगा, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, किस चैप्टर को ज्यादा पढ़ें, किसको कम पढ़ें, किसको पढ़ें या ना पढ़ें, और कहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हमेशा ये कहता हूं कि किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ो, उस एग्जाम को जानो, समझो कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें जानने के बाद में हम थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप नंबर 1 है कि एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले भैया हमारा एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या है। अगर आप सीयूटी पीजी के थ्रू यहां पर जाते हैं तो यहां पर जनरल पेपर के नाम से ये पेपर होगा आपका, ठीक है, जहां पर उसका जो कोड है वो है COQP12, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका पेपर लिया जाएगा। साथ में यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 75 हैं, बट यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये चीज मेंशन नहीं है कहीं पर भी क्लियरली कि किसका कितना कितना वेटेज है, क्योंकि यहाँ पर आपसे इंग्लिश वर्बल भी पूछा जाएगा, यहाँ पर आपसे रीजनिंग भी पूछा जाएगा, कॉन्ट्स भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर काफी चीजें आपसे पूछी जाती हैं इन 75 क्वेश्चंस के थ्रू, बट यहाँ पर क्वांट्स का कितना वेटेज है ये आपको कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं है। और ये भी एक वजह है, बच्चों को डर लगता है कि सर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप टेंटेटिव ये मान के चल सकते हैं कि 30-35 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखने चाहिए। लोअर साइड पे अगर जाएं तो 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हायर साइड पे 35-36 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्वांट्स की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं जो टोटल टाइम हमें मिलता है वो मिलता है 105 मिनट्स, ठीक है, 105 मिनट आपको मिलेंगे इन 75 क्वेश्चंस को करने के लिए। साथ ही साथ आपकी यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम है इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप सही करेंगे तो आपको +4 मिलेगा, +4 मिलेगा। अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा। अब यहाँ पर जो 1 नंबर डिडक्ट होगा इसका इंपॉर्टेंस समझिए। आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर इस बात को पकड़ लिया, इस बात को समझ लिया कि एक्चुअली में, है ना, कि पेपर को कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, अगर ये चीज आपने समझ ली तो आपका आधा जो जो जंग है या जो वॉर है वो आप आराम से जीत जाएंगे, ठीक है। कहना ये चाहता हूं कि भैया नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहां पर अगर आपने कोई सवाल किया और वो सही किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया तो 4 नंबर जो उसकी वैल्यू थी वो तो गए आपके हाथ से, साथ ही साथ 1 नंबर आपका और माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है उसका ध्यान रख के ही आपको पेपर को करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सवाल में आप बिल्कुल श्योर हैं, आपको बिल्कुल कंफर्म है कि ये सवाल मैं सही कर रहा हूँ, इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, उसे जरूर अटेम्प्ट करें, उसको बिल्कुल ना छोड़ें। और साथ ही साथ यहाँ पर उन सवालों को छोड़ दें, उनको स्किप कर दें जहां पर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है। तो यहाँ पर जो आर्ट ऑफ स्किपिंग है वो बहुत हेल्प करता है, और इसके लिए आप अपने ट्रेनिंग के दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, है ना। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पर आप ये चीज ट्राई करें कि अच्छा जो बन रहा है उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इसमें डाउट है छोड़ो, इसमें डाउट है छोड़ो। क्योंकि अगर आप ये अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे तो पेपर के दिन आप अननेसेसरी बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर देंगे वहां पर, जो कि वेस्ट होगा। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां से आउटपुट अगर नहीं निकला तो वो वेस्ट ही माना जाएगा। तो और बाकी आपका जो परफॉर्मेंस है उसको भी वो क्या कर देगा, खराब कर देगा, है ना। आप काफी अच्छा कर रहे थे, काफी सवाल आपके सही जा रहे थे, बट आपने कुछ सवाल गलत कर दिए, इस वजह से आपकी जो स्कोर है, आपका जो मार्क है वो आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है जब हम क्लासेस में भी पढ़ाते हैं या किसी बच्चे से हम डिस्कशन करते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर ये चैप्टर तो मेंशन ही नहीं है। तो अगर आप सीयूटी के वेबसाइट पे जाएंगे,
पीजी के लिए आप जा रहे हैं, एमबीए का सिलेबस देखेंगे वहां पर, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स नहीं दिखाई देंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैंने सारे चैप्टर्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं और उसमें से हर चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सवाल भी उस चैप्टर से आया है, इसका मतलब उस चैप्टर को, उस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर हमने तो सिलेबस देखा है वहां पर वेबसाइट में, वहां पर तो ये चैप्टर लिखा ही नहीं है, क्लास में पढ़ाते हैं तो हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें। अरे बिल्कुल पढ़ना है। अगर आपकी टीचर, आपके जो भी आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं, अगर वो आपको वो चैप्टर पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो चैप्टर का वेटेज होगा, उसका इंपॉर्टेंस होगा, आप इसको बिल्कुल पढ़ें। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, फिर पार्टनरशिप है, पाइपिंग सिस्टम है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, इनके कितने कितने सवाल यहाँ पर आए हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ जो कलर कॉम्बिनेशन है वो जानबूझ के मैंने किया है कि यहाँ पर ये जो व्हाइट से लिखा हुआ है, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको उनके वेबसाइट पे दिखेगा। यानी कि जब आप वेबसाइट देखेंगे तो वहां पर मैथ्स के सिलेबस के नाम पे आपको ये चैप्टर्स दिखाई देंगे। तो बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर ही है बस, बट ऐसा नहीं है। ये जो चैप्टर मैंने येलो में लिखे हुए हैं, ये चैप्टर वहां पर मेंशन ही नहीं है। तो पहली बात तो कई जगह पर जब आप सर्च करते हैं अलग अलग वेबसाइट के थ्रू, या आप CUT समर्थ पे भी जाएंगे, तो वहां पर आपको बहुत सारे चैप्टर्स नहीं दिखाई देते, बट प्रीवियस ईयर में इन चैप्टर से भी सवाल आए हैं और कितने कितने सवाल आए हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और एक दो नहीं, है ना, कहीं कहीं से 5 सवाल भी आए हैं, 3 सवाल भी आए हैं। तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी अगर किसी चैप्टर से एक सवाल भी आ रहा है तो भी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक सवाल से ही हमारा स्कोर जो है वो इंप्रूव होता है और वो बेहतर होता है। तो हमें हर एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। हाँ, अगर फिर भी आप पूछेंगे सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए, तो कंसेप्चुअली कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंसेप्चुअली इसलिए क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बहुत सारे चैप्टर में अच्छे हो सकते हैं। बट मैंने एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट बोला है यहाँ पर, कंसेप्चुअली। कंसेप्चुअली का मतलब ये होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने अगर काफी लंबे समय से भी किसी टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करी है, तो भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। बट अगर आप रटने वाले बच्चों में से हैं, आप बताएं सारी चीजों को याद कर लेते हैं, फिर आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी अगर आप उसको याद रखना चाहते हैं, उसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि कंसेप्चुअली अगर किसी भी एग्जाम में हम क्वांट्स की बात करें, तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एप्लीकेशन आपको परसेंटेज में मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में मिलेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि सर रेशियो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं इनको कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, टूल बोलता हूँ, इसको मैं चैप्टर नहीं मानता हूँ। परसेंटेज भी एक टूल है, रेशियो भी एक टूल है। ठीक है, तो अगर आप रेशियो पे बहुत अच्छी कमांड कर लेते हैं, आपको पता है कि अच्छा इन रेशियो की मदद से हम कैसे खेल सकते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो रेशियो कैसे लिखेंगे, कैसे उनको यूज करेंगे, उनके बीच का डिफरेंस हमें क्या बताता है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है, तो रेशियो का यूज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होता है, एजेस में होता है, पार्टनरशिप में होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में होता है, और काफी जगह इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर परसेंटेज अच्छा है, आपका रेशियो अच्छा है, तो कई ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर आपके जो डेटा है उसे परसेंटेज के फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में दिया जाता है। अगर आपकी इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, आपने पढ़ लिया बट कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग नहीं है, तो आपको लगेगा यार कि इनको यूज कैसे करें। तो इनके साथ में आपका फेमिलियर होना बहुत जरूरी है कि यार परसेंटेज का मतलब, 25% इंक्रीज का मतलब क्या होता है ना, कि हम 100 से 125 करेंगे क्या, हर बार हम 100 से सॉल्व करेंगे क्या, कि 25%, 25% का मतलब 1/4 भी होता है। 1/4 में 1 का क्या सिग्निफिकेंस है, 4 का क्या सिग्निफिकेंस है, 4+1 करेंगे या 4-1 करेंगे, और 4 और 3 या 4 और 5 क्या चीज बता रहा है, इनिशियल और फाइनल क्या बता रहा है, ये सारी चीजें, और अलग अलग चैप्टर में इसका क्या एप्लीकेशन है। अगर आपने स्पीड को 25% से इंक्रीज किया है, तो यानी कि 1/4 से अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, यानी इनिशियल स्पीड अगर 4 है, तो फाइनल स्पीड कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अगर आपको 25% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 25% यानी 1/4 ही होता है, बट यहाँ पर 4 आपका प्रिंसिपल है, 1 आपका इंटरेस्ट है, 4+1 5 आपका क्या है, अमाउंट है। अच्छा अच्छा, तो 25% तो वही है हर चैप्टर में, बट उसका यूज आप कैसे कर रहे हैं। आप हर बार 100 मान के नहीं सॉल्व कर सकते, हर बार आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता जाएगा, और आपको इसी से डर लगता है, इसी वजह से आप क्वांट्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि आपके तरीके गलत है। तो हम आने वाले सेशंस में बहुत सारे सेशंस के थ्रू आपको तैयार करेंगे और आपको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप बहुत अच्छा करें अपने आने वाले एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर ये चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पर कितने कितने क्वेश्चंस पिछले साल पूछे जा चुके हैं वो भी लिखा हुआ है, और आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक
चीज़ें मैं आपके पास लेके आया हूँ। आप अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर हो तो आप वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसे क्लिक करके आप बताएं हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम्स में आप अच्छा कर सकते हैं, और पेपर के थ्रू आप बताएं वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी सच हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है भैया? हम क्यूए को बेटर करना चाहते हैं। तो एग्जाम में जाना है, क्यूए हमें परफॉर्म करना है, तो हमें पैटर्न पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, बट हम क्यूए को और कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो एक तो बोलते हैं सर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद तो आपको वो चीज याद ही हो जाएगी, आप तो क्वेश्चन देख के आंसर बता दोगे। तो प्रैक्टिस अच्छी चीज है, बट हर बार आप कुछ नया करें, कुछ नई चीजों पर अपनी नॉलेज को ट्राई करें, ताकि आपको पता चले कि हाँ, आपको जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, आपने जो चीजें याद की थी या रटी थी, जो भी आपने किया है, उसे आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू ये चीजें पता चलती हैं। बट उसके लिए आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, यानी कि कंसेप्चुअली आप बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ कुछ फॉर्मूलेज भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले का मतलब कुछ गलत चीज नहीं होती। बहुत सारे को लगता है कि सर फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, कुछ इसके ट्रिक्स हैं क्या, फॉर्मूला हम हटा सकते हैं क्या? हम फॉर्मूला हटा सकते हैं अगर हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारा रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम बहुत सारे चैप्टर्स में फॉर्मूलाज नहीं यूज करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी चैप्टर में फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। अब आपका मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वहां तो फॉर्मूलेज आते हैं ना, वहां पर तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो आपको फॉर्मूलेज तो पढ़ने पड़ेंगे। तो फॉर्मूलेज आप कोशिश करिए कि जितने भी चैप्टर्स के फॉर्मूलेज हैं या कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं, उन्हें आप 1 पेज से 2 पेज के अंदर लाने की कोशिश करें। आगे पीछे मिलाकर छोटा छोटा लिखते हुए आप उसको 1 से 2 पेज में लाने की कोशिश करें, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें, है ना। आपके पास में वो इजिली जो आप उसको देख सकते हैं, कहीं पर भी मोड़ के रख लिया जेब में, तो कहीं पर भी टाइम मिला तो ओपन करके देख लिया, या छोटी सी डायरी बना लीजिए एक पॉकेट में जो रखते हैं, उस पर आप सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं, है ना, जो भी छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं, उनको लिखते जाइए। और अगर वो चीज आपने कर ली और उसे आप रोजाना सिर्फ देखिए, है ना, और जब जब जहां जहां क्वेश्चंस आप ट्राई कर रहे हैं वहां पर उसको अप्लाई करिए। आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा उसे यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप उसे देखेंगे, उतना आपको वो याद हो जाएगा, आपके जहन में बैठ जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि जितने भी फॉर्मुलेज हैं उनको 1 से 2 पेज पे या तो छोटी सी डायरी में छोटा छोटा करके लिख लीजिए, ताकि आप आराम से उसे कभी भी सोने के पहले एक बार देख लिया, ठीक है, सुबह उठने के बाद एक बार देख लिया, शाम को चाय पीते पीते देख लिया, तो आपको वो चीजें जितनी बार आपके सामने विजिबल होंगी उतना ज्यादा आपको याद होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर यहाँ पर तीसरा जो स्टेप है वो क्या है। तीसरा स्टेप है कि सर पीवाईपीस कर लीजिए, मॉक टेस्ट लगा लीजिए। अब प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसके थ्रू आप प्रीवियस ईयर पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हैं वहां पर, उसकी भी लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बट यहाँ पर सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें पीवाईपीस करने चाहिए, क्यों हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए? इसका कुछ रीजन बताता हूँ। पीवाईपी से हमें ये पता चलता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है, हमें उस एग्जामिनेशन का फ्लेवर समझ में आ जाता है। हमें समझ में आ जाता है कि एग्जामिनर हमसे इससे ऊपर और इससे नीचे नहीं पूछेगा, इसके आसपास ही कहानी जो है वो रची जाएगी। तो अगर आपने पीवाईपीस कर लिया तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के सवाल और कौन से सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। कंसेप्चुअली सेम ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट बार बार वो रिपीट हो रहे हैं और हर बार लगता है कि नया है, जबकि कंसेप्चुअली वो सेम ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बना रहा है। तो पीवाईपी करने से ये आपको बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट से क्या फायदा होता है सर? मॉक टेस्ट से फायदा ये होता है कि सर एक तो मॉक टेस्ट जो है वो तो हम फॉर्म कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, कोई भी जो भी बना रहा है, बट उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं तो आप यूज टू हो जाते हैं, आपका जो रिएक्शन टाइम है वो और इंप्रूव होता है। आपने कोई चीज पढ़ ली, आपसे कोई पूछेगा, तो आपका अगर बहुत समय से टच में नहीं है तो आपका जो रिएक्शन टाइम है ना, वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होना चाहिए, क्योंकि वहां पर टाइम बाउंडेशन है, आपके पास मिनिमम टाइम है, वहां पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, आप किस सवाल में कितना समय ले रहे हैं, आपको एक्चुअल में कितना समय लेना चाहिए। ये सारी चीजें आप यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं इनके बारे में जानकर। ठीक है,
आप गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं, हमने तो सही सोच के किया था। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है मॉक टेस्ट के थ्रू, ठीक है। और ये आपको कहीं ना कहीं आपके रिएक्शन टाइम को और इंप्रूव करता है, ताकि आप पेपर में क्वेश्चन को देखकर बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकें, रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, पीवाईपीस देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि सर हमने वो तो लगा लिया, पीवाईपीस भी लगा लिया, मॉक टेस्ट भी लगा लिया, बट इससे एक फायदा जो होता है या क्यों लगाना चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि भैया अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा चेक करिए। क्यों? क्योंकि हमने जो किया है उसमें से क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ठीक है। और आप अपनी स्ट्रेंथ को जब तक नहीं जानेंगे, अपने वीकनेसेस को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक आप कभी भी किसी का सामना नहीं कर सकते। अपने दुश्मन के बारे में जान लिया कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या सही नंबर मिलेंगे करने के, क्या गलत नंबर काटे जाएंगे, वो सब आपने अपने दुश्मन के बारे में जान लिया, एग्जाम के बारे में जान लिया। बट अपने बारे में भी तो जानो कि तुम कहां पर अच्छे हो, कहां पर गलत हो, कहां पर तुम्हें और सुधार करने की जरूरत है। वो कैसे पता चलता है? जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, आप कोई टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो उसका जो एनालिसिस करते हैं उसके थ्रू आपको पता चलता है कि अच्छा यार मैं इस सवाल को सही कर रहा हूं। यानी इस चैप्टर का सवाल जब जब भी कहीं कहीं पर भी पूछा गया, मैंने हमेशा सही किया है, चाहे सवाल कैसा भी पूछा जा रहा है, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके इस चैप्टर से सवाल पूछा जा रहा है, मैं सही कर रहा हूँ, इसका मतलब ये चैप्टर मेरा अच्छा है। अब ये अगर चैप्टर अच्छा है या ऐसे बहुत सारे चैप्टर मेरे अच्छे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा टाइम बचा लूंगा रिवीजन के लिए। मैं रिवीजन करते समय इनका जो प्रेफरेंस है, इनका जो ऑर्डर है, वो थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। अब मैं इसको थोड़ा बाद में, है ना, रीशेड्यूल करके पढ़ सकता हूँ, इसमें अभी मुझे उतनी जरूरत नहीं है रिवीजन की, तो आप इसको थोड़ा सा बाद के लिए रख सकते हैं। बट जहां पर आपने सवाल को सही सोच कर किया और वो गलत हो गया, तो आपको ये पता चलता है कि अच्छा मैंने तो सही सोच के किया था, ये गलत कैसे हो गया। और ये गलत हो गया, इसका मतलब या तो मैं कंसेप्चुअली कहीं कोई गलती कर रहा हूँ, या तो मैं कैलकुलेशन में कहीं गलती कर रहा हूँ। अगर कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ तो भैया वो फिर भी ठीक है, आप उसको सही कर सकते हो, है ना। वो कभी सही और कभी गलत हो सकता है कैलकुलेशन में, मगर कंसेप्चुअली अगर आप गलत हो तो इसका मतलब ये है कि आप हर बार जब भी वो सवाल करोगे, उस टाइप का सवाल करोगे, आप गलत ही करोगे, क्योंकि आप कंसेप्चुअली गलत हो। तो कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि आप किसी सवाल को सही सोच के तो कर रहे हैं, बट वो गलत हो रहा है, और वो गलत कंसेप्चुअली हो रहा है, तो उस कंसेप्ट को फिर से रिविजिट करो, उसको सही करो और उस पर और प्रैक्टिस करो, ताकि उस सवाल को, उस तरह के सवाल को जब भी आप फिर से देखो तो आप अच्छे से रिएक्ट कर सको और सही कर सको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने स्ट्रेंथ को जानना, अपने वीकनेसेस को जानना, और ये आपको पता चलता है मॉक देने के बाद उसको एनालाइज करने से। तो इसकी बहुत 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 इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये फालतू की चीज नहीं है कि सर मॉक दे दिया बस हो गया, नंबर आ गए बस हो गया, अगली बार ना और अच्छा करूंगा। और अच्छा कैसे करोगे जब तक पता ही नहीं है कि तुमने क्या सही किया, क्या गलत किया, कहां पर इंप्रूवमेंट करना है, किस चैप्टर को पढ़ना है। आप अननेसेसरी वही चैप्टर बार बार पढ़ रहे हैं जो आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें आज की सेशन में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां पर आपको हमारे सारे बैचेस के बारे में और भी जो हम बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको वहां पर हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ toprankers.com पे जाना है, ठीक है। और आपको जो भी कोर्स वहां पर देखना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी सब आपको वहां पर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपके लिए सेशन अगर फ्रूटफुल रहा हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं जो कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत 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 अच्छा होने वाला है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।